A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your economics teacher. Today we'll be solving the specimen paper of economics for class 12 ISC, जिसका हम लोग पहला part करेंगे. That is section A only. Here in this video, okay, rest will be done soon. So the first part, that is of economics, the maximum marks is of 80. And it will be of 3 hours. You will get additional 15 minutes just to read the paper only, and in that particular time period you are not supposed to write. You will have 9 printed pages in this, means question ये बढ़ सकते हैं, but whenever you will get this you need to see कि हाँ ठीक है जितने यहाँ पर लिखे उतने ही होने चाहिए. Then it is divided into 3 sections and there are 13 questions in all. Then all questions are compulsory, means you have to do every question. Internal choices आपको मिल जाएंगी. Section A has 16 subparts and all the questions carry 1 marks that we will be solving today. Then while attempting MCQs of section A, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको लिखना है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने 2 नंबर डाल करके उसका A भी लिख दिया और B भी लिख दिया. तो this will not be considered. Only one answer will be taken. And section B has 8 questions. These are short answer type questions of 4 marks each. And section C has 4 questions that are long answer questions and they carry 4 marks each. इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं 2 क्वेश्चंस में से फ्रॉम सेक्शन बी एंड 1 क्वेश्चन इन सेक्शन सी एंड द इंटेंडेड मार्क्स आर गिवन इन द ब्रैकेट्स. ओके, so today first we'll be doing section A, that is of 16 marks. Question number 1. तो question number 1 का first one, जितने भी questions हैं these are of 1 marks each. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया. Now this is a curve that is indifference curve, जैसे कि आप इसमें समझ ही सकते हैं. ओके, तो क्या बोला गया है दैट पॉइंट के एंड पॉइंट टी विल नॉट बी अटेन्ड बाय द कंज्यूमर. पॉइंट के जो उसके कैपेसिटी के बाहर है और यहाँ पर उसको लेसर सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो आपको रीजन देना है कि वो क्यों नहीं, वाई ही इज नॉट गोइंग टू दीज 2 पॉइंट्स एंड वाई ही इज गोइंग टू पॉइंट ई. तो now this is the indifference curve. Indifference curve आपसे ये कैसा है, indifference curve shows a various combinations of 2 goods that will be attained by a consumer. The satisfaction level that he attains from the consumption of 2 commodities जो उसको same level of satisfaction देंगे. ठीक है, तो select the reason. You have to give the reason for this. अब लिखा हुआ है पहला reason, K does not lie on and any IC and the entire money is not spent on T. आपको मोस्ट सूटेबल आंसर इसमें से बताना है, इवन दो यू कैन कंसिडर कि सारे ही सही हैं. तो बोला गया है कि 1 मिनट, तो इसमें कहा गया है कि यू हैव टू सिलेक्ट द रीजन. सेकंड वाला कहता है कि के इज बियॉन्ड द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर. ए बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये बजट लाइन बनी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग दिस विल बी द आंसर. एंड टी प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. फिर इक्विलिब्रियम शुड बी एंड दैट यूनिक एंड इट इज ऑन पॉइंट ई. हाँ, इट इज इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर लेवल, द सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर इज अटेनिंग, बट यहाँ पर हमें इन दोनों का भी सिस्टम देखना है. एंड देन के गिव्स more of both units A and B and T gives less of B. तो ये वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे सुटेबल आंसर है दैट इज B. ओके, और इसकी जो आंसर की है वो इसी के ही नीचे, व्हेन आई विल बी सेंडिंग यू दिस पीडीएफ, उसके आंसर की नीचे ही दी हुई है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर वुड लाइक टू डिक्रीज द कंजम्पशन व्हेन. जब जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर है वो कंजम्पशन अपना कब डिक्रीज करेगा. ऑब्वियसली जब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कम होगी इक्वल टू प्राइस एक्स, तब वो अपना जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करेगा सो दैट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाए एंड इट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो ये जो पॉइंट है ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. दिस इज इक्विलिब्रियम जहां पर कंज्यूमर को the utility is maximum and the marginal utility of x is equal to the price of x. ठीक है, दूसरी चीज बोली गई है दैट MU इज ग्रेटर देन PX या फिर प्राइस ऑफ X इन द सेंस, तो इफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X इन द सेंस कि वो अपनी यहाँ पर कंजम्पशन जो है इंक्रीज कर सकता है. ठीक है, सो दैट उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए. और इसमें बोला गया, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे तो दूसरे गुड का बता दिया गया. एंड हियर इट हैज बीन सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज लेसर देन
द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो वो क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा सो दैट उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो और इट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स. सो सी विल बी द आंसर. देन नेक्स्ट चीज इसमें बोली गई है दैट द थर्ड वन that says कि with reference to the diagram shown above you have to select the reason for the movement from M to N. ये कौन सा है, ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व है जिसमें जो कर्व है वो इधर तरफ मूव कर रहा है फ्रॉम M to N and you have to give the most suitable reason. तो इसमें लिखा हुआ है increase in the real income of the consumer and rise in the price. अगर प्राइस राइज हो रहा है तो फिर हमारी जो डिमांड है वो तो इंक्रीज ही नहीं होगी. ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इट इज डिक्लाइन इन द प्राइस. तो फर्स्ट वन वोंट बी द आंसर. इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यस, यहाँ पर जो रियल इनकम है, रियल इनकम द अमाउंट दैट द पर्सन इज स्पेंडिंग, दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड दैट इज, और उसमें हम लोग आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर एक 100 रुपये का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, तो उससे आप जो चीजें खरीद सकते हो वो उसकी रियल इनकम कंसिडर की जाएगी. एंड ये सही है. और उसके साथ यस देयर इज रिलेटिव प्राइस फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज वेल. बाकी दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नासिर दैट इज ही इज प्लानिंग to buy a car for his family and you have to observe the image and you have to tell कि उसका जो most rational reaction होगा वो क्या होगा. अगर आप इस इमेज को देखो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो प्राइस है पेट्रोल का, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, वो ऐसे करके बढ़ रहा है. तो यू हैव टू टेल दैट इसमें से जो उसका सूटेबल रिएक्शन होगा, एक रेशनल कंज्यूमर क्या सोचेगा. ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ही विल नॉट चेंज हिज डिसीजन. नहीं, ऐसा नहीं है. ही विल पोस्टपोन टू बाय हिज कार, माइट बी ही विल बिकम इनडिसाइसिव, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऐसा भी नहीं है. एंड ही विल डिसाइड टू परचेज द 2 कार्स इंस्टेड ऑफ 1, तो बिल्कुल भी नहीं. तो दिस विल बी द आंसर, दैट इज ही विल पोस्टपोन हिज प्लान टू बाय द कार. Okay, the next question says which one of the following statement is correct with reference to government budget. सबसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है आपसे. सबसे पहला है इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग्स रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं है, तो दिस विल बी रॉन्ग. Financial aid received from World Bank for cyclone affected area is revenue receipt. Yes, it will be the correct answer. Grants given by central government to state government is capital expenditure. No. And profits of bail a PSU increases the assets of the government. So this one you will explain, but उसका जो correct answer है वो ये वाला है, that is B. फिर नेक्स्ट चीज बोली गई है, अगर जो वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर है इट इंक्रीजेज इन टर्म्स ऑफ येन. सपोज करो कि हम यहाँ पर अभी के अगर 83 रुपीज मेरे इंडिया के हैं एंड इट इज इक्वल टू $1 ऑफ यूएस, ठीक है. तो बोला गया है कि जो इसका रिजल्ट है वो क्या होगा. मतलब इंडिया को अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है बाहर से तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है. यहाँ पर हम सपोज करो कि 85 के बजाय अब $100 हो गए, 83 के बजाय 100 रुपए हमें देने पड़ेंगे उसे. तो जापान कुछ भी इंपोर्ट करेगा उसे ज्यादा देना पड़ेगा, तो हम जापान का तो इंपोर्ट करेगा ही नहीं, ठीक है. व्हाट विल बी डन कुड बी कि ही विल, जो जापान है, ही विल आस्क फॉर मोर इंपोर्ट फ्रॉम जापान बाय यूएसए. मतलब कि यूएसए जो है वो ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम जापान. जापान जो है उस चीज को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है. इंडिया विल एक्सपोर्ट, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, इंडिया विल एक्सपोर्ट मोर सो दैट हमें डॉलर मिले और हम लोग जो ये करेंसी है वो मेरा बैलेंस में बना रहे. ओके, एंड रेस्ट विल बी इनकरेक्ट. फिर उसके बाद बोला गया है द 7th वन दैट सेज a firm considers, sometimes a firm considers the action and reaction of its rival firms while determining its price and output levels. तो आपको बताना है कि ये कौन से में सबसे ज्यादा, परफेक्ट कंपटीशन नो, मोनोपोली नो, मोनोपोलिस्टिक नो, इट्स ओलिगोपोली. ओलिगोपोली जिसमें फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं एंड ईच सेलिंग अ डिस्टिंक्टिव या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, और उसमें
राइवल फर्म्स का रिएक्शन हमें देखना होता है, सो दैट क्योंकि वहां पर बहुत फ्यू फर्म्स हैं. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गैस स्टोव्स, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल्स. तो उस टाइम पर हमें देखना होता है कि अगली फर्म का रिएक्शन क्या होगा, या अगली फर्म का जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्राइसेस को डिसाइड करते हैं. ठीक है, फिर बोला गया है नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स जिसमें असर्शन और उसकी रीजनिंग दी. एक स्टेटमेंट दिया और उसका रीजन बताया गया, आपको बताना है, उसमें से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर कि एक फर्म है, ही इज एबल टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय रिड्यूसिंग इट्स प्राइस. उसने अपना प्राइस रिड्यूस किया तो वो ज्यादा कमोडिटी को सेल कर पा रहा है. और उसका रीजन क्या दिया है कि जैसे एज इट सेल्स एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी एट इट्स लोअर प्राइस, फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू एमआर जो है इट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू. yes, mr will always be lesser than the average revenue, but ये इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. मार्जिनल रेवेन्यू हमारी तब लो होती है जब हमारा इन केस हम लोग प्राइस लेस कर रहे हैं, तो वी विल बी डिडक्टिंग, वी आर लोअरिंग द प्राइस ऑफ ऑल द यूनिट्स, सिर्फ एडिशनल यूनिट का नहीं, हम सारे यूनिट्स का प्राइस कम कर रहे हैं. तो उसके कारण जो फर्म को लॉस हो रहा है वो भी मार्जिनल रेवेन्यू से माइनस किया जाता है, और इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाती है. दैट विल बी द करेक्ट रीजन. ठीक है, फिर इसमें बोला गया है द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन अगेन एज असर्शन एंड रीजनिंग, एंड यू हैव टू टेल कि दोनों में से कौन, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा. असर्शन सेज कि जीएसटी जो एक काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स है. यस, प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स होते हैं जो फ्लैट टैक्स कहलाते हैं, जो सेम लेवल पर, मतलब नो मैटर इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, टैक्स पेयर की इनकम कितनी है, वो सबके लिए सेम होते हैं. और जो टैक्स है दैट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल. तो बिल्कुल सही बात है. तो दिस विल बी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है. एक मिनट, 9 का ए. ओके, ठीक है. फिर बोला गया है द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नाउ देयर विल बी ओनली सिंपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक मार्क्स का है. तो बोला गया है ओलिगोपोली इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स. तो हमें पता है, आपको कोई और रीजन देना है इन दोनों फॉर्म्स का जो डिफरेंस है वो बताने के लिए. तो हियर वी विल गो विद द आंसर की ऑफ दिस इटसेल्फ, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है. लेट मी जस्ट रीच टिल देयर. ठीक है, तो यहाँ पर आता है दोनों का डिफरेंस. आंसर की आपको इसी क्वेश्चन पेपर में ही अटैच्ड है. दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, आप उससे डायरेक्टली पढ़ सकते हो. तो सबसे पहला बोला गया है एंड यू हैव टू राइट एनी वन. एक ही पूछा गया है तो एक ही लिखो. ठीक है, डिफरेंस जो है वो मस्ट बी रिटन इन अ कंप्लीट सेंटेंस, फ्रेज में या कैप्शंस में नहीं. जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, होमोजेनस या और डिफरेंशिएटेड, ये नहीं लिखना है आपको. स्टेटमेंट पूरा लिखना है. देयर मस्ट बी कॉमन बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, और यहाँ पर आपको बेसिस भी लिखना है. जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये सेल कर सकते हैं होमोजेनस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. एंट्री और एग्जिट फ्री एंट्री है, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है. फिर कंट्रोल ओवर प्राइस, एवरी फर्म हैज फेयरली large control over the price of its own product. Each firm exercises substantial control over price. So यहाँ पर तीन डिफरेंस दिए, यू हैव टू राइट ओनली वन स्टेटमेंट. एक पूछा गया है तो एक ही लिखो. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है दैट, कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला. ठीक है, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 बट एमपीसी इज ऑलवेज less than 1. You have to give reason to justify this phenomenon. जिसमें लिखा हुआ है that whenever the consumption is greater than y, that is income, average propensity to consume is equal to consumption upon income is always lesser than 1. But marginal propensity to consume जो है that is always less than 1. तो क्यों बोला गया है ये? Why? Because increase in consumption expenditure हमेशा is always less than increase in income, क्योंकि a part of it is also used for saving as well. और ये आपका आंसर की में ही सीधे नीचे दिया हुआ है. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि इफ अग्रीगेट डिमांड, ये उसी का ही आंसर लिखा हुआ है. दिस इज द आंसर ऑफ इट.
अगर जो अग्रीगेट डिमांड है वो अग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड हो जाती है इन द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशनरी गैप, या फिर इन्फ्लेशन उससे हो जाएगा। क्यों? वाई? बिकॉज टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इकोनॉमी की जितनी सप्लाई है, और इसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 13th क्वेश्चन, जो आपसे ये पूछता है कि अगर ऑटोनॉमस पेमेंट्स जो हैं दे आर हायर देन द ऑटोनॉमस रिसीट्स, हाउ कैन बीओपी बी ब्रॉट इनटू बैलेंस? सो इट कैन बी ब्रॉट, सिर्फ इतना स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, मैंने उसको ऐड कर दिया है, थ्रू अकोमोडेटिंग कैपिटल रिसीट, दैट इज द कैपिटल मूवमेंट्स, जिसमें कैपिटल फ्लो जो है दैट टेक्स प्लेस टू इक्वलाइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन बुक कीपिंग सेंस, इन द सेंस कि अगर कभी भी कोई फॉरेन फर्म है जो कोई क्लेम एक्सेप्ट कर ले रही है तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो जाएगा, या सपोज कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, वो उसने कोई लोन दिया था और वो उसका जो एक्सटेंशन डेट है वो बढ़ा दे रही है, तो उससे भी जो बीओपी है वो बैलेंस में आ जाएगा फॉर द टाइम पीरियड। ओके, अब बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन से इज मोनोप्सनी, जिसमें वन बायर होता है, जैसे गवर्नमेंट बाइंग द फाइटर जेट्स, फाइटर जो भी जेट्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उसको बाय करता है। तो बोला गया है मोनोप्सनी इज रिगार्डेड एज अ बायर्स मार्केट। क्यों ये चीज है? क्योंकि देयर इज अ सिंगल बायर इन द मार्केट, द बायर इन्फ्लुएंसेस द मार्केट इन determination of the price of the product। वो खुद डिसाइड करते हैं कि हाँ at what price the buyer is supposed to purchase the commodity, इसीलिए it is regarded as buyer's market for the dominance of buyer because buyer dominates the market। okay, फिर है illustrate the investment multiplier is inversely proportional to marginal propensity to save। so यहाँ पर investment multiplier is 1 upon MP S, that is marginal propensity to save, and then higher MPS reduces K, that is investment multiplier, and lower MPS raises K। ठीक है, जितना उसमें बताया गया सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दैट सेज यू हैव टू टेल वन मेजर, एक आपको मतलब इम्प्रूवमेंट या सजेशन ऐसे करके बताना है जिससे आप ये जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल आर गिवन, यू कैन चूज एनी वन फ्रॉम देम। ये वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग डिफ्लेशन को कम करने के लिए, और गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है, पॉलिसी ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन बी यूज, सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस दीज बैंक रेट्स, रेपो रेट्स, सीआरआर एंड एसएलआर, सो दैट बैंक जो है ज्यादा मनी एक्सटेंड कर पाए बाहर इन द मार्केट, मनी सर्कुलेशन बढ़ जाए। ठीक है, जिससे प्रोडक्शन होगा, द मनी देयर विल बी मोर सप्लाई, और उसके कारण जो इम्बैलेंस हो गया वो बैलेंस में आ जाएगा। सेंट्रल बैंक परचेज कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम ओपन मार्केट। तो बहुत सारे रीजन दिए हुए, यू हैव टू मेंशन वन मेजर थ्रू विच डिफ्लेशनरी गैप कैन बी रिड्यूस्ड, और कोई भी रेलिवेंट मेजर इन दिस, या फिर कोई और जो आप लिखोगे दैट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ रेस्ट विल बी डूइंग सेक्शन बी and section C in 2 or 3 parts. Till then, I hope you all have understood this much. Till then, keep preparing. I'll be sending you this PDF along with the link on Telegram. Keep preparing. Best wishes. Thank you.